हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर कमला उपाध्याय। टेंशन गॉन नोट्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर पैरासिटिक एडेप्टेशंस इन हेलमेंथ्स पे है। इस लेक्चर में हम जानेंगे कि पैरासिटिज्म क्या है। इसके बाद हम देखेंगे कि एडेप्टेशन किसे कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे पैरासिटिक एडेप्टेशन ये क्या है हेलमेंथ्स में, और इसके बाद देखेंगे कि इसकी जो डिफरेंट टाइप्स हैं जैसे मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन और फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन, इन टॉपिक्स को हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमें पैरासिटिक एडेप्टेशन इन हेलमेंथ्स को जानने के पहले हमें जानना होगा पैरासिटिज्म किसे कहते हैं, यानी कि परजीविता किसे कहते हैं। ओके, तो परजीविता कई तरह से हो सकती है, जिसमें कि एक एनिमल दूसरे एनिमल के साथ में रह के एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हुए रहते हैं। ठीक है, इस तरह के एनिमल्स जो हैं एक दूसरे को लाभ पहुंचाएंगे, यानी कि साथ में भी रहेंगे और कुछ ना कुछ एक दूसरे को साथ रहने का बेनिफिट भी पहुंचा रहे होते हैं। तो जैसे सिम्बायोसिस हम उसे कहते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि एक एनिमल दूसरे एनिमल को नुकसान पहुंचा रहा होता है, या एक पौधा दूसरे पौधे को नुकसान पहुंचा रहा होता है पैरासिटिज्म के अंदर। ठीक है, तो अगर हम इसकी सही परिभाषा दें तो ये दो एनिमल्स या दो प्लांट स्पीशीज़ जो कि अलग अलग स्पीशीज़ हों या दो डिफरेंट स्पीशीज़ हों, उनके आपस का रिश्ता है, जिसमें कि एक को तो फ़ायदा होगा उस एनिमल के साथ में रहने से, लेकिन उसका भार जो है वो दूसरा एनिमल उठाता है, यानी कि दूसरे एनिमल को उससे नुकसान पहुंच रहा होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट, वो एनिमल जो दूसरे एनिमल से अपना लाभ ले रहा है या अपना जीवन यापन कर रहा है उसकी बॉडी से, तो इस तरह का जो रहन सहन है उसे हम कहते हैं पैरासिटिज्म। अब ये पैरासिटिज्म जो है या परजीविता जो है वो अंदर से हो सकती है या बाहर से हो सकती है, यानी कि बॉडी के बाहर भी कोई एनिमल रह सकता है, जैसे आपकी हेडलाउस वगैरह हैं, फ्लीज हैं, है ना। और इसी तरह से बॉडी के अंदर भी रहने वाले कई सारे परजीवी हैं, कई सारे इसमें प्रोटोजोन्स हैं, हेलमेंथ्स हैं। ठीक है, तो उनको हम इसके अंदर इस टॉपिक के अंदर हम पढ़े हैं हेलमेंथ्स के बारे में। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे पैरासिटिक एडेप्टेशन इन हेलमेंथ्स, यानी कि हेलमेंथ्स में कौन से एनिमल आएंगे। इसमें जैसे एस्के हेलमेंथीज के एनिमल्स हो गए जैसे एस्केरिस, और दूसरे हेलमेंथ्स हैं जैसे फ्लैटफॉर्म्स प्लैटी हेलमेंथीज में जैसे टीनिया सोलियम है या फेशियोला हिपैटिका है। तो इस तरह के जो एनिमल्स हैं वो सभी हेलमेंथ्स में आएंगे। तो हम आज के लेक्चर में देखेंगे कि इनमें क्या अडेप्टेशन है जिसकी वजह से ये हमारी बॉडी के अंदर रह सकते हैं। ओके, तो इसके पहले हमें अडेप्टेशन भी जानना होगा। तो देखो अडेप्टेशन के लिए क्या लिखा हुआ है। अडेप्टेशन इज द फिटनेस और सर्वाइवल एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू इट्स इन्वायरमेंट, and this process for the fitness to a particular environment takes place over many generations with morphogenetic changes and functional correlation। कहने का मतलब है एडेप्टेशन जो है किसी भी एनिमल के सर्वाइवल रेट को बढ़ाता है। ओके, तो हम ये कह सकते हैं इसकी सिंपल परिभाषा कि एडेप्टेशन की वजह से कोई भी एनिमल अपने पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में रहने के काबिल हो जाता है, जिसकी वजह से उसका सर्वाइवल रेट बढ़ जाता है। एडेप्टेशन की जो प्रोसेस है ये एक अचानक से नहीं हुई, इसमें भी कई जनरेशन्स, एक जनरेशन के बाद दूसरे जनरेशन में जेनेटिक लेवल पे चेंजेस आने की वजह से, तभी लिखा है देखो मॉर्फोजेनेटिक यानी देखो जेनेटिक लेवल पे, जीन लेवल पे अगर चेंजेस आएंगे तो उससे उसकी मॉर्फोलॉजी में भी चेंजेस आएंगे। ठीक है, जिसकी वजह से वो अपने उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो फिट रह सकेगा। ओके, तो हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को फिट रखना या फिर उस इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करके अच्छे से लाइफ जीना, उसी को हम कह रहे हैं अडेप्टेशन। तो आज के लेक्चर में क्योंकि हमने हेलमेंथ्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें कि हमको एस्केरिस या जो दूसरे जो प्लैटी हेलमेंथीज हैं, एस्के हेलमेंथीज और प्लैटी हेलमेंथीज, इन एनिमल्स में बॉडी के अंदर रहने के लिए, क्योंकि हमारे क्या है इंटरनल पैरासाइट हैं, तो इस वजह से इंटरनल यानी कि बॉडी के अंदर रहने वाले पैरासाइट्स हैं, परजीवी हैं। तो इस वजह से इनकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आए हैं जिसकी वजह से ये वहाँ पे आसानी से रह सकते हैं, जैसे हमारे इंटेस्टाइन में, है ना। तो वहाँ पे कैसे इतनी आसानी से रह जाते हैं और कैसे हमारे खाने के साथ में जब हम इनको अंदर लेते हैं तो इनको नुकसान क्यों नहीं पहुँचता है, और ये किस तरह से वहाँ जी पाते हैं। तो इन सब के बारे में आज के लेक्चर में हम जानेंगे। तो क्या होता है बच्चों की जो ये हेलमेंथ्स हैं, इनमें पैरासिटिक एडेप्टेशंस के लिए
दो तरह के इनमें मॉडिफिकेशन हुए, यानी कि दो तरह के चेंजेस हुए। पहला है मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन, दूसरा है फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल यानी कि इनकी जो शरीर की जो बनावट है वो, और फिर फिजियोलॉजिकल यानी कि इनकी बॉडी के अंदर भी क्या क्या चेंजेस आए हैं। ओके, तो वहाँ पे क्या चेंज आए हैं जिसकी वजह से ये हमारी बॉडी के अंदर आसानी से सर्वाइव कर पा रहे हैं, तो इसके बारे में हम जानेंगे। इस सेगमेंट में आपको हेलमेंथ्स स्पीशीज़ दिखाई गई है, जैसे ये एस्के हेलमेंथीस से और ये प्लेटी हेलमेंथीस से। एस्के हेलमेंथीस से एस्केरिस है और प्लेटी हेलमेंथीस से ये है टीनिया सोलियम। इसे फीताकृमि भी कहते हैं ना, क्योंकि फीते नुमा इसकी बॉडी होती है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन की। तो स्टूडेंट, जो हम मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन की बात करें तो इसमें हम उस हेलमेंथ की शरीर की बनावट कैसी है वो देखते हैं, और इस बनावट में हम ये देखते हैं कि इसमें वो कौन सी चीज़ें हैं जो इस हेलमेंथ को एज ए पैरासाइट हेल्प कर रही हैं, यानी कि शरीर के अंदर ये जहाँ पे हमारे रहती हैं या किसी भी होस्ट के अंदर ये रह रही हैं, तो वहाँ पर इनको इनकी बॉडी में वो कौन से चेंजेस हैं जिसकी वजह से ये वहाँ पे रह पाती हैं। तो सबसे पहले जो इसमें आता है वो है इनकी बॉडी कवरिंग। तो स्टूडेंट, जो इनकी बॉडी कवरिंग है, जैसे आप समझिए बॉडी कवरिंग जैसे हमारी है, तो हमारी बॉडी की कवरिंग क्या है, स्किन से होती है ना, तो यानी कि खाल से। तो वैसे ही इनकी बॉडी में भी एक बाहर से कवर होता है जिसको कहते हैं टैग्यूमेंट, और ये टैग्यूमेंट की हेल्प से ही पानी और न्यूट्रिएंट इनकी बॉडी में आसानी से घुस सकता है। और साथ ही ये जो टैग्यूमेंट है इसमें कई बार स्केल्स भी होते हैं, और इसके साथ ही कुछ पैरासाइट्स की जो बॉडी कवरिंग है वो मोटी जो है थिक और टफ क्यूटिकल की बनी होती है। ये क्यूटिकल की जो लेयर है इन वर्म्स को जब ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पहुंचते हैं तो वहाँ के अल्कलाइन जूसेस से उसको बचाते हैं ताकि वो भी डाइजेस्ट ना हो। ओके, और इसके साथ साथ जो वहाँ पे हमारे एंजाइम सिक्रीट हो रहे हैं उससे भी ये इनको बचाते हैं। तो उसके लिए इनकी जो ये बॉडी कवरिंग है ये एंटी एंजाइम सिक्रीट करती है ताकि जो होस्ट के डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं उससे ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। इसको हम अभी फिगर से देखेंगे कि ये बॉडी कवरिंग जिसे कि हम टैग्यूमेंट कह रहे हैं ये कैसी दिखाई देती है और ये कहाँ पे होती है। अब देखो यहाँ पे आपको फैशियोला हिपैटिका की बॉडी वॉल का एक चित्र यहाँ पे दिखाया है। तो इसमें देखो जो टैग्यूमेंट हम जो बात कर रहे हैं वो ये है। देखो ये जो इसकी बाहर की बॉडी की जो कवरिंग है, ठीक है, जो इसकी पूरी बॉडी को ढके हुए है उस कवर को हम कह रहे हैं टैग्यूमेंट। और देखो इसी में आपको स्पिन्यूल्स भी दिखाई दे रहे हैं और साथ में इसमें माइटोकॉन्ड्रिया और इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक कैनाल्स भी हैं, इसमें पोर्स भी हैं। ठीक है, तो ये है फैशियोला के केस में। इसके बाद देखो यहाँ पे एस्केरिस की यहाँ पे बॉडी का एक पार्ट यहाँ पे दिखाया गया है बॉडी वॉल का। तो इसमें मैंने जैसे बताया कि कुछ की बॉडी कवरिंग जो है थिक क्यूटिकल की बनी रहेगी। तो ये देखो ये क्यूटिकल की लेयर है, ठीक है, तो ये इसकी बाहर की लेयर है जो कि मैंने आपको बताया कि ये क्यूटिकल की लेयर काफ़ी टफ रहती है। और इसके अलावा ये जो होस्ट है उसकी बॉडी में इस एनिमल को डाइजेस्टिव जो एंजाइम्स हैं उससे डाइजेस्ट होने से बचाती है, प्लस जो एल्कलाइन जूसेस हैं या डाइजेस्टिव जूसेस हैं उसमें इसके पच जाने से भी इसको बचाती है, यानी कि इसको डाइजेस्ट होने से बचाती है। ओके, तो इस तरह से ये इसकी बॉडी कवरिंग जो है एक एडेप्टेशन है उस माहौल में रहने के लिए, एज ए पैरासाइट रहने के लिए इन एनिमल्स में। यहाँ पे देखो टीनिया सोलियम का आपको दिखाया है बॉडी वॉल। तो इसमें देखो इसकी जो बाहर की बॉडी कवरिंग है वो क्यूटिकल की बनी हुई है, ठीक है, तो इस तरह से बने रहते हैं। अगला जो मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन है इनमें वो है एडहेसिव ऑर्गन। तो एडहेसिव ऑर्गन हम उसे कहते हैं जो ऑर्गन या जो इनके बॉडी के पार्ट्स होस्ट के अंदर इनको किसी पर्टिकुलर जगह में एंकर किए रहते हैं, यानी कि वहाँ पे एज ए पिन की तरह ये वहाँ पे इसको हेल्प करते हैं टंगे रहने के लिए या उस जगह पे बने रहने के लिए। तो उसमें जो इनके बॉडी पार्ट है उसे हम कहते हैं स्कूलेक्स। इसके अलावा स्कूलेक्स में सकर्स भी होते हैं और साथ ही हुक्स होते हैं इनमें। इसके अलावा कांटे नमा इनमें स्पाइंस होते हैं जो अभी हमने बॉडी टैग्यूमेंट में भी देखा। इसके अलावा मस्कुलर फेरिंग्स हैं। ये सभी बॉडी पार्ट्स जो है इनको होस्ट की बॉडी में बने रहने के लिए हेल्प करते हैं। तो इसको भी हम फिगर की हेल्प से समझेंगे।
अब यहाँ पे देखो आपको टीनिया सोलियम का स्कोलेक्स दिखाया हुआ है, ठीक है। स्कोलेक्स यानी कि इसके हेड वाला जो रीजन है वो है ये। तो इसमें जो है सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है उसको हम कहते हैं रोस्ट्रम। उसके बाद उसमें 2 लाइनों में यानी कि 2 घेरे में इसमें हुक्स लगे होते हैं, ठीक है। ये हुक्स जो हैं काइटिनस होते हैं यानी कि काइटिन के बने हुए होते हैं और ये 22 से 32 नंबर तक इनका नंबर हो सकता है। और इसके अलावा ये सकर्स भी इसको जो है किसी बॉडी में यानी कि होस्ट की बॉडी में बने रहने के लिए हेल्प करते हैं। और इन सकर्स में किसी भी तरह के हुक्स या स्पाइन इसमें नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। और ये नीचे को आपको इसका नेक रीजन दिखाया गया जिसमें स्ट्रॉबिलेशन यानी कि यहाँ से इसके प्रग्लॉटेड बनते हैं, ओके। अब देखो इसका ये फ्रंट व्यू यानी कि ऊपर से अगर हम इसको देखेंगे इसके हेड पोर्शन को ऊपर की ओर से तो ये कैसा दिखाई देगा, तो वो यहाँ पे आपको दिखाया गया है। तो हुक का देखो किस तरह का ये स्ट्रक्चर है। तो ये हुक जो है ये स्मॉल भी होते हैं और उसके अलावा ये बड़े साइज के भी हुक है। देखो एक छोटा एक बड़ा इस तरह से इसका अल्टरनेट टाइप ये लगे हुए हैं, ओके। और ये इसका रोस्ट्रम हो गया और ये इसके सकर्स हैं। तो ये इस तरह का दिखाई देता है। तो ये सभी पार्ट जो है एडहेसिव ऑर्गन की तरह इस एनिमल को हेल्प करते हैं किसी भी होस्ट के अंदर बने रहने के लिए। देखिए यहाँ पे आपको फेशियोला हिपेटिका दिखाया गया है। तो यहाँ पे आपको इसके उसमें भी आपको दिखाई दे रहा है ओरल सकर, ये इसका माउथ रीजन है। और इसके अलावा इसमें एसिटाबुलम होता है जो इसको उस पर्टिकुलर होस्ट के अंदर बने रहने में हेल्प करता है, ओके। और ओरल सकर्स की हेल्प से अपने लिए फूड भी सक करते रहता है होस्ट की बॉडी से। अगला जो मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन है वो है ऑर्गन्स फॉर लोकोमोशन। सो स्टूडेंट, क्योंकि ये परजीवी की लाइफ जी रहे होते हैं और ये होस्ट की बॉडी में यानी कि दूसरे एनिमल की बॉडी के अंदर ये रह रहे होते हैं जहाँ पे कि इनको बहुत ही आसानी से फूड बिना किसी मेहनत के इनको मिलता रहता है। तो इस वजह से इनको लोकोमोटरी ऑर्गन यानी कि चलने फिरने वाले जो अंग है उसकी इनको ज़रूरत नहीं होती है, ओके। और ये ट्रांसफ़र भी अगर एक एनिमल से दूसरे एनिमल में ट्रांसफ़र होना है तो वो भी ये होस्ट की बॉडी के थ्रू ही उसके या तो सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू उसके बॉडी पार्ट में एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पहुंचते रहते हैं या फिर उसके फीसेस के थ्रू ये एक इन्वायरमेंट से या एक होस्ट से की बॉडी से निकल के दूसरे होस्ट की बॉडी में पहुंच जाते हैं। पर स्टूडेंट जो इनके कुछ लार्वल स्टेजेस हैं इनकी डेवलपमेंटल स्टेजेस में या इनकी लाइफ साइकिल में कुछ हेलमेंथ की, तो उनमें सीलिया पाई जाती हैं और साथ में कुछ और भी लार्वल स्टेजेस हैं जिसमें कि टेल भी पाई जाती है। जैसे कि अगर आप फेशियोला हिपेटिका की जो मिरासिडियम लार्वा है उसे देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे सीलिया मिलती हैं और इसी तरह से उसकी सर्केरिया जो लार्वा है उसमें एक टेल पाई जाती है जिसकी हेल्प से ये आसानी से मूव कर सकते हैं। यहाँ पे आपको देखो मिरासिडियम लार्वा दिखाया गया है। तो इसमें देखो ये इसकी एक लार्वल स्टेज है फेशियोला हिपेटिका की डेवलपमेंट की, ओके। तो इसमें देखो ये सीलिया आपको दिखाए गए हैं। तो इसकी हेल्प से इसको ये मूव करने में हेल्प करते हैं। और ये आपको दिखाया गया है फेशियोला हिपेटिका का ही एक लार्वल फॉर्म जिसको कि हम सर्केरिया लार्वा कहते हैं। तो इसमें आप देख सकते हो कि इसकी एक टेल होती है जो इसको पानी में इसको मूव करने में हेल्प करती है स्विमिंग में। अगला स्टूडेंट जो इनका जो मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन है वो है ऑर्गन्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऑर्गन्स ऑफ न्यूट्रिशन में हम क्या देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि इनमें किसी तरह का क्या डाइजेस्टिव सिस्टम है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। तो अब क्योंकि हमें पता है कि ये पैरासाइट है यानी कि परजीवी हैं और ये ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ पे कि इनको खाना बहुत ही आसानी से मिल रहा होता है, ओके। जैसे कि हमारे इंटेस्टाइन में रहते हैं अगर हम टीनिया सोलियम की बात करें तो वहाँ पे इसको ऑलरेडी सेमी डाइजेस्टेड यानी कि आधा पचा हुआ खाना इसको होस्ट की बॉडी से मिल रहा होता है। तो इस वजह से इनमें बहुत ही अच्छे से डेवलप ना डाइजेस्टिव सिस्टम होगा ना उससे रिलेटेड इनमें ग्लैंड्स बहुत अच्छे से पाई जाती हैं, ओके। और कई बार तो कुछ जो निमेटोड्स हैं उनमें लगातार फूड की सप्लाई होने की वजह से जो उनका एलिमेंट्री ट्रैक्ट है उसमें किसी भी तरह का स्टोरेज का प्रोविज़न नहीं होता, यानी कि स्टोरेज के लिए फूड को स्टोर करने के लिए किसी भी तरह का ऑर्गन नहीं बना होता है क्योंकि इनको लगातार फूड की सप्लाई हो रही होती है। और जो ये फूड की सप्लाई है इसको इनकी बॉडी का ये स्यूडोसिलोमिक फ्लूइड, अब ये स्यूडोसिलोमिक फ्लूइड जो है उस फूड को एब्जॉर्ब करने में इसको हेल्प करता है, ओके। अब आप सोच रहे होंगे स्यूडोसिलोमिक फ्लूइड क्या होता है भाई। तो क्या है बच्चों कि जैसे समझ लो कि इनकी बॉडी है, बॉडी के अंदर एक होल है, समझो अंदर से एक
कैविटी से बनी हुई है। ओके, उस कैविटी के अंदर एक लिक्विड भरा रहता है जिसको हम कह रहे हैं स्यूडोसिलोमिक फ्लूइड, और उसी में इनके बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो अंदर झूल रहे होते हैं। ओके, तो यही जो स्यूडोसिलोमिक फ्लूइड है ये फूड को एब्जॉर्ब करने में, उसको ट्रांसपोर्ट करने में, मतलब इसके बॉडी पार्ट में पहुंचाने में, साथ ही फूड के डिस्ट्रीब्यूशन में, और साथ ही जो ऑक्सीजन का सप्लाई है उसको बनाए रखने में, और वेस्ट प्रोडक्ट अगर कुछ बन गया है इनकी बॉडी में तो उसको बाहर निकालने में, और साथ ही ये एज ए सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह भी समझो कि ये वर्क करा, तो इस वजह से इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम भी इसमें एब्सेंट रहता है। तो ये स्यूडोसिलोमिक फ्लूइड इतनी तरह के काम करा होता है। और जो ट्रिमेटोड हैं उनमें इनकम्प्लीट गट पाया जाता है। ओके, अब ये इनकम्प्लीट गट होने की वजह से जो इनका सक्टोरियल फेरिंग्स है वो फूड को सक करने में हेल्प करता है। ओके, समझो कि इनका जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है या डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पूरी तरह से इसमें नहीं पाया जाता है, और इसका काम सक्टोरियल फेरिंग्स कर रहा होता है जो फूड को सक करता है। और इसके अलावा इन हेलमेंट्स का जो मेटाबॉलिक रेट है वो भी बहुत ही लो होता है। तो ये इनका ऑर्गन ऑफ न्यूट्रिशन है। अब इनके न्यूरोसेंसरी सिस्टम की बात करें, यानी कि सेंस ऑर्गन्स की बात करें या इनके नर्वस सिस्टम की बात करें, तो बच्चों क्योंकि ये पैरासाइट हैं, परजीवी हैं, और एक ऑलरेडी सेफ माहौल में ये रह रहे हैं, इस वजह से इनको किसी भी तरह की नर्वस सिस्टम की इनको नीड नहीं होती है। तो इसलिए इसमें जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो पूरी तरह से एब्सेंट होते हैं। लेकिन जो फ्री मिरासिडियम लार्वा है, किसका लार्वा बताया था मैंने आपको, ये याद है? फिशियोला हिपैटिका की लाइफ साइकिल में आता है मिरासिडियम लार्वा। तो इसमें 2 आई स्पॉट एज ए सेंस ऑर्गन की तरह ये काम करते हैं। ओके, तो इसमें ये पाया जाता है, बाकी इसमें किसी भी तरह का सेंस ऑर्गन इनमें नहीं पाया जाता है। स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो देखो बच्चों, क्योंकि ये परजीवी हैं और एक ऐसे माहौल में रह रहे हैं जहाँ पे कि इनको सांस लेने के लिए ना प्रॉपरली ऑक्सीजन प्रेजेंट है वहाँ पे, ना ये वहाँ पे देख सकते हैं, तो और अंदर कितनी सारी इनको डाइजेस्टिव जूसेस या जो एंजाइम्स हैं उनका इनको सामना करना है। ठीक है, तो ऐसे माहौल में रहने के लिए इनकी बॉडी में तो चेंजेस आए ही आए हैं, साथ ही जो इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जिसमें कि इनके गोनेट्स आते हैं या मेल फीमेल किस तरह के होते हैं तो वो सब आता है। तो ये इनमें किस तरह से इनमें अडेप्टेशन पाया जाता है। तो देखो बच्चों, जो भी पैरासाइट है, इंटरनल पैरासाइट जो हैं हेलमेंट्स में, तो इनमें अपनी रेस को, यानी कि अपनी स्पीशीज को, अपने जीवन को बढ़ाने के लिए, आगे की जनरेशन को बढ़ाने के लिए, क्योंकि ऐसे माहौल में रह रहे हैं और उसमें मेल और फीमेल का आपस में मिलना थोड़ा मुश्किल है, तो इस वजह से ज़्यादातर ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, यानी कि मेल फीमेल जो है सेक्स ऑर्गन्स जो है एक ही एनिमल के अंदर मिलेंगे। ओके, यानी कि गोनेट्स जो है सेम एनिमल के अंदर मिलेंगे, या कई बार सेम एनिमल में दोनों ही पार्ट होने के बावजूद इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी होता है। और अपनी रेस को बनाए रखने के लिए लाइफ साइकिल 2 होस्ट में भी चलती है इनकी, ताकि जो एनिमल है उसके जिंदा रहने की जो टेंडेंसी है वो बनी रहे। ओके, तो इस तरह से इनकी लाइफ साइकिल 2 होस्ट में भी चलती है। और जो ये एग्स ले करते हैं तो एग्स भी लगभग 50,000 से 60,000 के लगभग ये एग्स को ले करते हैं, यानी कि एग देते हैं। ओके, तो इस तरह से ये अपनी लाइफ स्पैन को एक तरह से ये पूरी तरह से श्योरिटी के साथ में ये आगे बढ़ाते हैं। अब देखो, अगर हम टीनिया सोलियम की ही बात करें तो टीनिया सोलियम में जो है हर्माफ्रोडिज्म तो इसमें मिलता ही मिलता है, ताकि इससे कंफर्मेशन रहे फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक है, एग को फर्टिलाइज होना ही होना है, इस वजह से हर्माफ्रोडिटिज्म की वजह से, क्योंकि मेल फीमेल जो गोनेट्स हैं वो एक ही एनिमल के अंदर हैं। ओके, और साथ ही जो टीनिया सोलियम है इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी होता है, या फिर जो इसके बॉडी के जो सेगमेंट्स हैं वो अलग अलग हो करके ये आसानी से हर एक बॉडी पार्ट से जो है, इसमें लगभग 50,000 से 60,000 लगभग इसके जो मैच्योर जो प्रेग्लोटिड्स हैं उनमें से इतने ये एग्स निकलते हैं, जिससे कि ये आसानी से अपनी नेक्स्ट जनरेशन को आगे बढ़ा सकता है। मतलब कोई ना कोई तो जरूर जिएगा इनमें, है ना। और स्टूडेंट, इन एग की लाइफ स्पैन को बनाए रखने के लिए एग के बाहर से भी एक शेल होती है, काइटिनस सेल, जिसकी हेल्प से वो एग
बिना किसी घर्षण के उसके अंदर का जो सामान है, यानी कि जो फर्टिलाइज्ड, जो उसमें फर्टिलाइजेशन हो चुका होता है, जाइगोट बन चुका होता है, तो उसको कोई नुकसान न पहुंचे उसके लिए ये जो एग हैं इनके बाहर से एक काइटिनस शेल भी बना होता है। यहाँ पे आपको टीनिया सोलियम का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। तो बच्चों आप देख सकते हो कि इसकी बॉडी में देखो कई सारे इसमें सेगमेंट आपको देखने को मिल रहे हैं, और बॉडी की जो कवरिंग है वो टेग्यूमेंट की बनी है। ऊपर इसमें स्कोलेक्स है, स्कोलेक्स वाला पार्ट इसका हेड रीजन है, और उसके पीछे से यहाँ पे स्ट्रॉबुलेशन होता है, यानी कि जो इसके प्रग्लॉटिड्स जिसको हम कह रहे हैं वो यहीं से बनते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे लिखा है नेक ऑफ एरिया ऑफ प्रोलिफरेशन, जहाँ से कि देखो प्रग्लॉटिड्स बनते हैं। ओके, अब इसकी बॉडी को हम 3 सेगमेंट में हम डिवाइड कर सकते हैं, हेड और स्कोलेक्स, दूसरा इसका नेक रीजन हो गया, तीसरा हो गया इसका स्ट्रॉबिला। ओके, 800 to 1000 ये सेगमेंट्स हैं इनमें। ओके, अब ये जो स्ट्रॉबिला वाला जो रीजन है इसके उसको हम बोलेंगे प्रग्लॉटिड्स उसको कहते हैं, और प्रग्लॉटिड्स को भी हम 3 तरह से इनको बांट सकते हैं। एक तो है इमेच्योर प्रग्लॉटिड, जिसमें कि आगे की ओर के ये 200 के करीब ये एंटीरियर प्रग्लॉटिड इसमें आएंगे इमेच्योर में। ओके, तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि इनमें सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसमें डेवलप हुआ रहता है, यानी कि टेस्टिस वाला पार्ट, और फिर लेटर ऑन तो जैसे जैसे इनमें डेवलपमेंट होता है तो इसमें फिर फीमेल सेक्स ऑर्गन यानी कि फीमेल गोनेट्स भी उसमें डेवलप हो जाते हैं, तो इस वजह से हर्माफ्रोडिटिज्म इसमें पाया जाता है। और जो ये जिनमें सिर्फ मेल सेक्स पार्ट इसमें बना होता है, यानी कि टेस्टिस बना होता है, तो उसमें टेस्टिस होने की वजह से क्रॉस फर्टिलाइजेशन के चांसेस इसमें होते हैं, क्योंकि पहले टेस्टिस बन चुका होता है उनमें, यानी कि दूसरे फॉर्म से ये अपना क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी कर सकते हैं। और इसके अलावा फिर इसमें आता है राइप प्रग्लॉटिड। तो राइप प्रग्लॉटिड में सिर्फ यूट्रस ही रहता है उसमें, और वो भी ब्रांच्ड यूट्रस रहेगा, और बाकी के जो इसके जो गोनेट्स हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं, यानी कि वो ख़त्म हो जाते हैं, और सिर्फ यहाँ पे फर्टिलाइज्ड एग रहेंगे। और इसकी बॉडी के जो सेगमेंट है जो ग्रेविड प्रग्लॉटिड जिसको हम कह रहे हैं, या राइप प्रग्लॉटिड जिसे हम कह रहे हैं, तो उसमें 50,000 से 60,000 के करीब इनमें एग्स हो सकते हैं, फर्टिलाइज्ड एग। तो ये क्या होता है 4 या 5 के नंबर से ये बॉडी से ये डिटैच होते रहते हैं इसके बाकी के बॉडी पार्ट से, और ह्यूमन के फीसेस के साथ में उसकी बॉडी से ये बाहर निकल जाते हैं, और तो इस तरह से जो एग्स हैं वो बाहर इन्वायरमेंट में पहुंच जाते हैं। तो फिर इसकी जो बाकी की जो लाइफ साइकिल है फिर बाहर चलती है। ओके, तो स्टूडेंट देखो, क्योंकि एग्स जब इसकी बॉडी से बाहर निकल गया होस्ट की बॉडी से, तो उसके बाद इसकी लाइफ कैसे चल पाएगी या नहीं चल पाएगी, क्योंकि अब वो एक अनसेफ माहौल में पहुंच गया है। तो इस वजह से अपनी रेस को बनाए रखने के लिए कुदरत ने इनको जो है इनके नंबर को जो एक्स का नंबर है वो बढ़ा के दिया है, या फिर इनके हर बॉडी पार्ट से ये अपना एक पर्टिकुलर एनिमल ये अपना बना सकते हैं, या अपने से ज़्यादा कई गुना एनिमल्स ये अपनी तरह के अपनी जनरेशन को ये जन्म दे सकते हैं। तो ये इनके पास में एक एबिलिटी है अपने हेलमिंथीज एडेप्टेशन में। अब देखो यहाँ पे आपको टीनिया सोलियम का एक मैच्योर प्रग्लॉटिड आपको यहाँ पे दिखाया गया है। तो आप इसमें देखो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे जो दिखाया गया है रेड पार्ट से जो लिखा हुआ है ये इसका मेल पोर्शन है, और ये बाकी की चीज़ें इसकी फीमेल पार्ट है। ओके, तो देखो मेल में आपको देखो एक ही ये जो प्रग्लॉटिड है इसी के अंदर सारी व्यवस्था है। ओके, तो यहाँ पे आपको टेस्टिस दिखाई दे रहा है, टेस्टिस ये आपको गोल गोल से जो हैं ये टेस्टिस हैं, इसके 350 से 600 का नंबर है इनका। इसके बाद वास इफ्रेंस से जुड़े हुए हैं ये, और वास इफ्रेंस जाके फिर एक मेन डक्ट से ये जुड़ी हुई है, सारी ये ब्रांचेस एक उसमें जुड़ी हुई है जिसे हम कह रहे हैं वास डिफरेंस। और फाइनली फिर ये सिरस एक मस्कुलाइन स्ट्रक्चर है, इससे जुड़े हुए हैं, और इसी से फिर ये बाहर की ओर जेनाइटल एट्रियम से, और फिर एक कॉमन गोनोपोर से बाहर निकल रहा है। ओके, तो यानी कि ये बाहर यहाँ से इसके जो ये स्पर्म्स हैं वो यहाँ से बाहर भी निकल सकते हैं। इसी तरह से इसमें आपको फीमेल का भी यहाँ पे गोनेट्स आपको उसके यहाँ दिखाए गए हैं, जैसे ओवरी है इसमें, और इसके अलावा इसमें यूटेराइन कैनाल, ऊ टाइप, विटेलाइन डक्ट, देन विटेलाइन ग्लैंड, ओके, महलीज ग्लैंड भी है इसमें। ओके, और साथ ही इसमें वजाइना दिखाई दे रहा है, और सेमिनल रिसेप्टिकल भी यहाँ पे दिखाया गया, जहाँ पे कि इसमें फर्टिलाइजेशन इसी के अंदर ही हो जाता है। ओके, इसी प्लेस पे, यानी कि ये जो स्पर्म है यहाँ से जो एग यहाँ पहुँचेगा उसको
यहाँ पे फर्टिलाइज कर सकता है। और ये जा कर के देखो, ये जो यूट्रस है यहाँ पे फिर इनका आगे का जाइगोट का फिर डेवलपमेंट हो रहा होता है। तो ये इस तरह का इसमें आप देख रहे हो कि एक हर्माफ्रोडिटिज्म आपको इसमें देखने को मिल रहा है, यानी कि मेल और फीमेल जो इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं वो सेम सेगमेंट में आपको देखने को मिल रहा है, सेम एनिमल में आपको देखने को मिल रहा है। ओके, तो ये इनका एक अडेप्टेशन है उस परजीवी माहौल में रहने के लिए, उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में होस्ट की बॉडी में बने रहने के लिए और अपनी रेस को आगे बढ़ाने के लिए ये इनकी बॉडी में अडेप्टेशन है। इसी तरह से आपको यहाँ पे फैशियोला हिपैटिका में भी आपको जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है यानी कि टेस्टिस के पोर्शंस भी आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं और साथ ही यूट्रस भी आपको सेम एनिमल के अंदर दिखाई दे रहा है। तो स्टूडेंट, ये जो इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं ये एक श्योरिटी इसकी लाइफ में लाते हैं कि जो एग है उसका हर तरह से उसका फर्टिलाइजेशन होना ही होना है और सेम एनिमल के अंदर हो जाना है। और इसके लिए इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जिस लाइफ स्टाइल को ये जी रहे होते हैं उसमें मेल फीमेल को आपस में ढूंढना इनके लिए मुश्किल है। तो इस वजह से ये इनकी बॉडी में एक अडेप्टेशन है इनके रिप्रोडक्शन को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये इनकी लाइफ में एक मॉडिफिकेशन है इनके रिप्रोडक्शन को आगे बढ़ाने के लिए। और साथ ही जो इनके एग्स हैं वो या तो काइटिनस शेल के अंदर वो बंद रहते हैं या फिर कैप्सूल के अंदर वो बंद रहेंगे, जिससे कि उनको किसी भी तरह का हार्म ना पहुंचे और उनकी जो लाइफ साइकिल है, जो उसके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं एग के अंदर, योग के अंदर, वो प्रॉपरली होते रहें। सो स्टूडेंट, अगर हम एस्के हेलमिंथीज की बात करें तो अगर हम इसमें एस्केरिस का एग्जांपल देखते हैं रिप्रोडक्शन में, तो इसमें जो ये एनिमल हैं ये डायोशियस होंगे, यानी कि दोनों ही मेल फीमेल इसमें अलग अलग होते हैं। ये इसका मेल है और ये इसकी फीमेल है। और इसमें जो इसमें कॉपुलेशन होगा या फर्टिलाइजेशन होगा ये प्रोसेस इंटेस्टाइन में होती है। ओके, और एक तरह से पूरी लाइफ साइकिल इसकी ह्यूमन के अंदर ही चलती है। लेकिन कुछ एग्स जो हैं ये ह्यूमन की बॉडी से फीसेस के साथ में बॉडी से बाहर भी निकल जाते हैं, जिससे इसकी लाइफ साइकिल फिर इस तरह से बाहर भी चलती है। अगर ये किसी तरह से इन्फेक्टेड एग जो है अगर हम खा लेते हैं, इसका किसी तरह हमारी बॉडी के अंदर अगर ये पहुंच जाता है तो अगेन इसकी लाइफ साइकिल चलने लगती है। तो जो इसकी एक फीमेल है वो लगभग 15,000 से लेकर 2 lakhs और इवन 27 मिलियंस ऑफ एग्स भी ये ले करते हैं। इसी तरह स्टूडेंट, अगर हम एस्के हेलमिंथीज यानी कि इन हेलमिंथीज की बात करें जो निमेटोड्स को बिलोंग करते हैं, जैसे वॉकेरिया है, एस्केरिस है या एंकाइलोस्टोमा है, तो ये जो इंटरनल पैरासाइट हैं ये डायोशियस होते हैं, यानी कि इनमें मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो अलग अलग एनिमल में पाए जाएंगे, इसीलिए हम कह रहे हैं ये डायोशियस होते हैं। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें नहीं पाया जाता है। चलिए बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की, यानी कि इनकी बॉडी की गंदगी इनके बॉडी के किस पार्ट से बाहर निकाली जाती है। सो स्टूडेंट, अगर हम हेलमिंथ पैरासाइट की बात करें, जिसमें कि अगर हम प्लेटीहेलमिंथीज को ले लें तो इनमें बेसिकली प्रोटोनेफ्रिडिया, जिसके साथ में फ्लेम सेल्स लगी रहती हैं या बल्ब भी कह सकते हैं हम उसको, तो ये पाई जाती हैं। जैसा कि आपने फैशियोला हिपैटिका के केस में आपने देखा होगा, उसमें आपने फ्लेम सेल्स देखी होंगी साइड से जो ब्रांच्ड रहती हैं। इसके अलावा अगर हम निमेटोड्स की बात करें, यानी कि जिसमें एस्के हेलमिंथीज के एनिमल्स आते हैं, तो इनमें जो है सिस्टम ऑफ कैनाल यानी कि कैनाल्स का एक सिस्टम पाया जाता है इसके लिए, जबकि कुछ में जो है प्रोटोनेफ्रिडिया प्रेजेंट रहता है ऑस्मो रेगुलेशन के लिए। ठीक है, जिनमें ऑस्मो रेगुलेशन की प्रक्रिया होती है उनमें प्रोटोनेफ्रिडिया भी पाया जाता है। अगला जो इनका एडेप्टेशन है वो है नर्वस सिस्टम में पाया जाता है। और नर्वस सिस्टम अगर हम प्लेटीहेलमिंथीज की बात करें तो उसमें नर्वस सिस्टम बिल्कुल प्रिमिटिव टाइप का पाया जाता है, जबकि निमेटोड्स के केस में जो नर्वस सिस्टम है उसमें आपको नर्व रिंग भी देखने को मिलती है, जो एंटीरियर और पोस्टीरियर की ओर वो फैली रहती है, यानी कि ऊपर नीचे दोनों ओर वो लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स के फॉर्म में वो फैली हुई रहती है। अब हम बात करेंगे फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन की। तो हेलमिंथ पैरासाइट में अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इनकी बॉडी में कुछ फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस भी हुए हैं।
अब उसमें जो सबसे पहले आता है वो है प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, यानी कि अपने आप को बचाए रखने के लिए इनके अंदर क्या मैकेनिज्म है। तो आपने देखा कि ये इंटेस्टाइन में रहते हैं या इसी तरह के बॉडी पार्ट्स में रहते हैं जहाँ पे कि होस्ट के जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं उससे इनको डाइजेस्ट होने का खतरा होता है ना। तो इस वजह से जो इनकी बॉडी वॉल है वो हमने देखा था वो क्यूटिकल की बनी होती है या फिर टेग्यूमेंट की बनी होती है, और कई बार ये एंटी एंजाइम्स भी सिक्रीट कर रही होती हैं ताकि होस्ट की बॉडी के जो एंजाइम्स हैं उससे डाइजेस्ट ना हो पाई है एनिमल, और उसके जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं उससे ये बने रहें, उससे ये बचे रहें। अगला जो इनका एडेप्टेशन है फिजियोलॉजिकल वो है एनारोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि ये ऐसी जगह पे रह रहे हैं स्टूडेंट जहाँ पे कि इनको प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। ओके, अब आपको पता है ये पैरासाइट जो है हमारे गट में, हमारे एलिमेंट्री कैनाल में या दूसरे बॉडी पार्ट्स में रह रहे होते हैं जहाँ पे कि ऑक्सीजन पूरी तरह से एब्सेंट होता है या फिर बिल्कुल ना के बराबर है। ओके, तो ऐसी जगहों पे इनको सांस लेने के लिए इनमें एक कैपेबिलिटी है कि एनारोबिकली यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में भी ये अपना जो ग्लाइकोजन है उसको ये ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से इनमें ये एक एबिलिटी है कि ये एनारोबिक रेस्पिरेशन ये कर सकते हैं, और कभी जब इनको ऑक्सीजन इनको प्रेजेंट होती है तो ये फटाफट उसको अपनी बॉडी में ये सोख भी लेते हैं। ओके, तो ये इनका अपना एक एडेप्टेशन है। अगला जो इनका फिजियोलॉजिकल जो इनका अडेप्टेशन है वो है ऑस्मो रेगुलेशन। ओके, अब ये ऑस्मो रेगुलेशन को बच्चों हम बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इसको कैसे समझेंगे, इसको हम इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। आप समझो कि किशमिश है, किशमिश को आपने पानी में रखा, तो पानी में रखने के बाद आप कुछ टाइम बाद देखते हो तो किशमिश फूल जाती है ना। तो किशमिश क्यों फूल गई? क्योंकि बाहर का पानी उसके अंदर घुस गया, है ना। तो अंदर घुस गया का मतलब क्या है कि अंदर का कंसंट्रेशन यानी कि शुगर का कंसंट्रेशन अंदर ज़्यादा है, या जो भी बाकी की उसमें चीज़ें हैं, जो भी उसमें अगर आप उसको ऑर्गेनिक कंपोनेंट अंदर का माने तो उसका वहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है बाहर की अपेक्षा, तो इसीलिए पानी का बहाव कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर हुआ। ओके, तो इसी बात को हमने यहाँ पे समझना है। तो क्या लिखा है बच्चों कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ एंडोपैरासाइट्स बॉडी फ्लूइड इज सेम एज दैट ऑफ होस्ट, यानी कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर हमने इसको बोला, जो हम सांद्रता बोल रहे हैं, जो ये द्रव्य का बहाव जो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, हम इसको कह रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर कह रहे हैं उसको, या ऑस्मो रेगुलेशन कह रहे हैं। तो जो एंडोपैरासाइट है, एंडोपैरासाइट यानी कि जैसे टीनिया सोलियम है या आपके फ्लैटवर्म है या एस्केरिस वगैरह हैं, तो कह रहे हैं कि इनकी बॉडी में जो ये फ्लूइड है, जो अभी हम फिलहाल हेलमेंट्स की बात कर रहे हैं। ओके, हम किसी पर्टिकुलर एनिमल की बात नहीं कर रहे, कॉमन बात कर रहे हैं हम। ओके, तो क्या है कि जो इनका एंडोपैरासाइट जो है ये परजीवियों की बॉडी के अंदर का जो फ्लूइड है वो बिल्कुल सेम होता है होस्ट की बॉडी के फ्लूइड के बराबर। ओके, तो इस वजह से जो पानी का बहाव है या चीज़ों का जो भाव है वो एक समान सा रहता है, मतलब कि अंदर बाहर एक समान है, तो बहुत ज़्यादा बहाव का भी वो नहीं हो रहा क्योंकि दोनों ही बराबर हैं, यानी कि फुलफिल है दोनों ओर। ओके, लेकिन अगर हम टेपवर्म की बात करें, टेपवर्म जो कि हमारे इंटेस्टाइन में रहता है, तो इसकी बॉडी के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अब ये ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा बच्चों? ऑब्वियस है, जैसे हमने किशमिश के केस में देखा कि कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर चीज़ों का बहाव होगा, है ना। तो इस वजह से जो बाहर की जो ये फूड है, जो इसको सेमी डाइजेस्टेड जो इसको फूड मिला होता है, वो आसानी से इसकी बॉडी की ओर वो बह जाता है। ओके, यानी कि इसकी बॉडी उसको आसानी से एब्जॉर्ब कर पाती है इसी नियम के अकॉर्डिंग। तो इसलिए जो टेपवर्म है इनको आसानी से उस फूड को डाइजेस्ट करने में इनको आसानी होती है, और ये इनकी लाइफ को बनाए रखने के लिए, ये प्रक्रिया जो है इनकी लाइफ को बनाए रखने के लिए ये एक अडेप्टेशन है इन एनिमल्स के अंदर। ओके, इसके अलावा फिर अगला जो इनका कैरेक्टर है फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन वो है हाई फर्टिलिटी। अब हाई फर्टिलिटी यानी कि बहुत ज़्यादा अंडे देना। ओके, तो मैंने जैसे आपको ये पहले ही बता दिया है कि इनमें अपनी रेस को बनाए रखने के लिए इन पैरासाइट्स को, क्योंकि ये ऐसे माहौल में रह रहे होते हैं तो जहाँ पे कि इनको अपनी लाइफ को बनाए रखना थोड़ा मुश्किल है, तो इस वजह से उस कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा कम करने के लिए एक तो इनकी लाइफ साइकिल एक ही होस्ट के अंदर नहीं चलती है, इस वजह से ये इनकी जो लाइफ साइकिल है ये 2 होस्ट के अंदर चलती है, और साथ ही जो इनका जो एग ले करने का जो परसेंटेज है वो बहुत ही ज़्यादा रहता है।
ओके, तो ये इनका जो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इन हेलमेंट्स में, ये इनकी लाइफ को ख़त्म होने के थ्रेट से इनको बचाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, मिलियंस ऑफ एग्स ये ले करते हैं। फाइनली कंक्लूजन यही निकलता है आज के इस लेक्चर का, पैरासिटिक एडेप्टेशंस इन हेलमेंट्स, वो ये निकलता है कि इन पैरासाइट्स में ये चेंजेस इस वजह से आए ताकि इवोल्यूशन के टाइम पे इनका अपना सर्वाइवल पॉसिबल हो सके प्रीडेटरी वर्टिब्रेट्स होस्ट के अंदर। ओके, उनके इंटेस्टाइन में रहने के लिए ये इनकी बॉडी में चेंजेस आए, और ये चेंजेस इनकी जो बॉडी है उसमें फिजियोलॉजिकल लेवल पे प्लस मॉर्फोलॉजिकल लेवल पे आए, और ये एक साथ नहीं आए। और इन चेंजेस को होने में म्यूटेशंस का बहुत बड़ा हाथ है, लगातार म्यूटेशंस इनकी बॉडी में होते रहे, जिसकी वजह से इनमें ये अडेप्टेशंस पॉसिबल हुए, जिसकी वजह से इनकी लाइफ जो है इन अडेप्टेशंस की वजह से इंटरनल एज ए इंटरनल पैरासाइट होस्ट के अंदर रहने के लिए पॉसिबल बनाती है इनकी लाइफ को। इसके अलावा इनकी लाइफ साइकिल में बहुत सारे लार्वल स्टेजेस का आना और उसके बाद उनका अडल्ट में कन्वर्ट होना, ये इनकी लाइफ को आगे बनाए रखने के लिए एक पॉसिबिलिटी देता है। तो ये सारे ही जो एडेप्टेशंस हैं, जो डिफरेंट एडेप्टेशंस हमने इस लेक्चर में पढ़े, ये सभी एडेप्टेशंस जो हैं इनको एज ए एंडो पैरासाइट इनके सर्वाइवल को पॉसिबल बनाती है। सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और ये आपकी स्टडीज़ में हेल्प करेगा। और उन स्टूडेंट्स को जिनको मुझसे शिकायत थी कि मैंने उनके लिए हिंदी में लेक्चर नहीं बनाया ये वाला, तो ये बेसिकली जो मेरे हिंदी में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए ही मैंने स्पेशली ये बनाया है, जब मैंने उनकी शिकायतें सुनी हैं। तो आई होप कि अब आपको ये शिकायत नहीं रहेगी मुझसे। थैंक यू।